हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे तो थंबनेल आपको दिख ही रहा होगा कि अब विवेक सर आपको ऑनलाइन भी करेंट पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में तबाही मचाने के बाद अब आप लोग को ऑनलाइन करेंट पढ़ाएंगे। आज से हम पर डे, जैसे आज 26 दिसंबर है तो पर डे आपको करेंट पढ़ाएंगे, फिर मंथली पढ़ाएंगे और वीकली पढ़ाएंगे। तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आइए देखते हैं कुछ 26 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर को देखते हैं कि क्या है। जैसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। हमारे गृह मंत्री कौन है जी? अमित शाह है। याद रखिएगा कि हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछता है कि अगर कैबिनेट से सवाल पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि हमारे गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह। उसके बाद गृह मंत्री के साथ साथ इनको एक और पदभार दिया गया, आप लोग जानते ही होंगे, जिसको हम लोग सहकारिता मंत्रालय के नाम से जानते हैं। जैसे सहकारिता मंत्रालय का भी सहकारिता मंत्रालय का भी पदभार किसको दिया गया है? अमित शाह को दिया गया है। और अभी अभी इस मंत्रालय का भी जस्ट ही इसका सृजन हुआ है। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आप देख रहे हैं कि इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। देश के पहले साइबर सुरक्षा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। अब देखिए क्या है कि अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो साइबर से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे साइबर के लिए सम्मेलन हुए, उसको हम लोग देखेंगे। साइबर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में कि साइबर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है। उसके बाद देखिए कि अमित शाह से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं। जैसे किस राज्य के बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को, किस राज्य के बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए किस राज्य के बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? केरल। जैसे केरल की बात आती है तो केरल में बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहले देखते हैं कि केरल जो है गर्मी से निपटने के लिए जल बजट तैयार किया था। केरल क्या किया था? जल बजट की शुरुआत अगर करने की बात करेंगे तो केरल ने ही शुरू किया था। उसके बाद केरल का जो वायनाड शहर था, पहला ओडीएफ प्लस बनने वाला शहर था। वायनाड जो था पहला ओडीएफ प्लस बनने वाला शहर था केरल का, वायनाड। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कि कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो साइबर तहसील बनाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में आप तो जानते ही हैं। उसके बाद देखते हैं कि मध्य प्रदेश से दो तीन क्वेश्चन और हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में धर्मदम महासम्मेलन भोपाल में हुआ था। धर्मदम महासम्मेलन कहाँ हुआ था? धर्मदम महासम्मेलन जो हुआ था भोपाल में हुआ था। याद रखिएगा कि धर्मदम महासम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। धर्मदम महासम्मेलन भोपाल में हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश की एक जानते होंगे एक सिटी है इंदौर, लगातार वो 6ठे वर्ष स्वच्छता में पहले स्थान पर रहा है। इंदौर जो है इसका शहर, इंदौर जो इसका शहर है, लगातार 6ठे वर्ष स्वच्छता में पहले स्थान पे रहा। स्वच्छता रैंकिंग श्रेणी में अगर बात करें तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में इंदौर पहले स्थान पे, और 1 लाख से ये क्या था? 1 लाख से अधिक जनसंख्या में, 1 लाख से अधिक जनसंख्या में। याद रखिएगा कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या में। अगर हम वही बात करते हैं कि 1 लाख से कम जनसंख्या में, तो महाराष्ट्र का एक पंचगनी शहर है जो 1 लाख से कम जनसंख्या में स्वच्छता में टॉप पर है। उसके बाद आगे देखते हैं, नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला एशियन कंट्री कौन बन गया? साउथ कोरिया। नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला एशियन कंट्री कौन बन गया? साउथ कोरिया। अब आते हैं नाटो की बात करते हैं। सबसे पहले नाटो से अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि नाटो में कितने सदस्य देश हैं? तो नाटो में सदस्य देश की संख्या जो है 31 है। नाटो में सदस्य देश की संख्या कितनी है? 31। अंतिम देश शामिल होने वाला कौन है जी इसमें? अंतिम देश शामिल होने वाला है इसमें फिनलैंड। अंतिम देश शामिल होने वाला कौन है? फिनलैंड। नाटो की स्थापना कब हुई जी? नाटो की स्थापना हुई 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। याद रखना इस चीज को भी। उसके बाद देखते हैं कि नाटो का मुख्यालय की बात करते हैं तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ये भी याद रखिएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। अब आगे आते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है उसका नाम क्या है? माया। याद रखिएगा कि रक्षा मंत्रालय अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा उसका नाम क्या है? माया।
उसके बाद कह रहा है कि नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास, पूछ देगा कि लॉक शील्ड 2023 का आयोजन कहां किया गया। सबसे पहले लॉक शील्ड 2023 का आयोजन कहां किया गया? एस्टोनिया के तालिन में, एस्टोनिया के तालिन में। उसके बाद अगर पूछेगा कि लॉक शील्ड का आयोजन किसने किया, तो लॉक शील्ड का आयोजन किसने किया? नाटो ने किया। याद रखिएगा नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। मुख्यालय कहां है जी? ब्रुसेल्स में। सदस्य देश कितने हैं? 31। शामिल होने वाले सदस्य देशों की, शामिल होने वाला सबसे अंतिम देश फिनलैंड। शामिल होने की बात करते हैं तो अभी देखते हैं कि एससीओ में एक देश शामिल हुआ है हाल ही में। एससीओ में एक देश हुआ है, अंतिम में शामिल में हुआ है, जिसका नाम क्या है जी? ईरान। एससीओ में अंतिम में शामिल होने वाला कौन है? ईरान। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? एससीओ की स्थापना हुई है 2001 में। एससीओ की स्थापना कब हुई है? 2001 में। एससीओ में शामिल होने वाला अंतिम देश ईरान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज भारत एनसीएक्स 2023। आप बहुत सारे एक्सरसाइज के बारे में जानते होंगे, हम फिर आपको बताएंगे। तो एक्सरसाइज भारत एनसीएक्स 2023 का एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने किया। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। नियुक्ति से जब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। तो हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। अगर आपसे पूछ देगा, सूद बहुत सारे हैं, याद रखिएगा नियुक्ति में सूद 2-3 तरीके के हैं। जैसे हम बात करते हैं सीबीआई के अध्यक्ष की बात करते हैं। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है जी? अभी सीबीआई के अध्यक्ष हमारे परवीन सूद। याद रखिएगा कि सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। उसके बाद नियुक्ति में ही हम बात करते हैं, नियुक्ति में ही और क्वेश्चन की बात करते हैं। सीबीआई तो याद है। एनआईए के अध्यक्ष कौन है? एनआईए के अध्यक्ष है, एनआईए के अध्यक्ष है दिनकर गुप्ता। याद रखिएगा कि एनआईए के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता। एनआईए के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता। एक बार फिर से इसको अब आपको रिवीजन करवाना चाहेंगे कि किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से मोबाइल एप्लीकेशन कौन लॉन्च किया? केरल। जल बजट कौन किया जारी जी? जल बजट जारी करने का काम कौन किया? जल बजट जो जारी किया है वो भी किया है कौन? केरल। उसके बाद देखिए कि हम बताया क्या, जल बजट जारी कर कौन किया? केरल। उसके बाद आगे आते हैं कि केरल का जो बाइनाड था, ओडीए प्लस बनने वाला पहला केरल का पहला राज्य, ओडीए प्लस बनने वाला केरल का बाइनाड। उसके बाद देखें कि नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप, नाटो की स्थापना कब की गई? 1949। मुख्यालय कहां है? मुख्यालय ब्रुसेल्स में। अंतिम देश शामिल होने वाला कौन है? फिनलैंड। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 31। ज्वाइन करने वाला एशियन कंट्री कौन बन गया? साउथ कोरिया। उसके बाद आगे आते हैं, रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है उसका नाम क्या है? माया। नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा, नाटो फिर से कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास, कौन सा अभ्यास? लॉक शील्ड। देखिए सुरक्षा अभ्यास सबसे बहुत सारा पूछ सकता है। भारत में बहुत सारे सुरक्षा अभ्यास हुए, जिसके बारे में भी आपको हम एक क्लास में उसको पूरा आपके दिमाग में घुसा देंगे। उस सब के लिए टेंशन आपको लेने की बात नहीं है। जैसे बात करते हैं कि यहाँ देखते हैं एक जीमेक्स अभी है, अभी एक चर्चा में है जीमेक्स। जीमेक्स का किसके साथ होता है? भारत और जापान के साथ होता है। जीमेक्स होता है भारत और जापान के साथ, जो अभी हाल ही में कहा हुआ है? हाल ही में हुआ है जीमेक्स, जो विशाखापट्टनम में हुआ है। जीमेक्स होता है भारत, यहाँ पे जगह नहीं है, हम आगे फिर अगले स्लाइड में आपको बताएंगे कि जीमेक्स किसके साथ होता है? भारत और जापान के साथ। उसके बाद आगे आते हैं कि नाटो का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभियान लॉक शील्ड का आयोजन कहां किया गया? एस्टोनिया के तालिन में। उसके बाद एक्सरसाइज भारत एनसीएक्स का एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान, जिसका उद्घाटन हमारे सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। हम बताए थे कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हमारे कौन है? अजय कुमार सूद। हमने बताया कि एनआईए के अध्यक्ष कौन है जी? दिनकर गुप्ता। सीबीआई के कौन अध्यक्ष है? परवीन सूद। और भी बहुत सारे नियुक्ति है जो हम आपको बाद में करवाएंगे। उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने, देखिए आ गया मिशन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द 75 डेज मतलब कि नामक पहल शुरू की है? मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज। आप इस तस्वीर को देखिए, आपको क्या लग रहा है कि कौन शुरू किया होगा? सबसे पहले देख रहे हैं कि जो तस्वीर लगी हमारी बिहार पुलिस की ही लगी हुई है। तो आगे देखते हैं कि मिशन इन्वेस्टिगेशन 70, आप तो समझ ही गए होंगे कि कौन शुरू किया है। तो इसकी शुरुआत जो है बिहार सरकार ने की है। कौन किया है? बिहार सरकार। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि 75 दिन के अंदर क्या है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन नाम से पता चल रहा है कि 75 दिन के अंदर किसी भी लंबित मुकदमा को निपटारा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और बिहार पुलिस इसमें सशक्त, अब देखिए कितना सशक्त बनते हैं वो तो बात की चीज है, लेकिन इस मिशन की शुरुआत इसी के लिए की गई है। उसके बाद इसमें हम और भी क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे
कि बिहार में, इसमें क्वेश्चन जो देखिएगा हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है कि बिहार में जो कैदी हैं उन्हें जो उत्पाद बनाए हैं, देखिए यहाँ क्या है ना कि जो उत्पाद, बिहार में जेल में बहुत सारे कैदी हैं जानते ही हैं, तो बिहार की जेलों में जो कैदी हैं उन्होंने जो उत्पाद है बनाए हैं उन्हें किस ब्रांड के नाम से बनाया जाएगा? मुक्ति। और जिससे बात करते हैं, देखिए बिहार में कैदियों की संख्या जेल में बहुत है, तो वो जेल में अब क्या करेगा भाई, तो जेल में उसको कुछ ना कुछ उत्पाद बनाने के लिए दे दिया गया, तो जिस उत्पाद को जिस नाम से बेचा जाएगा उस उत्पाद का क्या नाम है? मुक्ति। बिहार के जेल की बात करते हैं, जेल से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। हमारे बगल में है यूपी के बारे में सब लोग जानते हैं कि जेल का नाम जो है क्या कर दिया है, जेल का नाम बदलकर कर दिया है सुधार गृह। याद रखिएगा, जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुधार गृह। जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है जी? सुधार गृह। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है, महाराष्ट्र से पूछता है, जेल से ही रिलेटेड है इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जेल पर्यटन की शुरुआत किसने की थी? जेल पर्यटन की शुरुआत एक महाराष्ट्र सरकार क्या करेगा कि जेल घुमाएगा आपको। महाराष्ट्र सरकार क्या करेगा? जेल घुमाएगा। मतलब आप अगर चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र जाके जेल घूम सकते हैं। जेल से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए हम आपको बताए। फिर आगे बढ़ते हैं कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य खुला है? तो बिहार के भागलपुर जिले में। इसमें बात की गई है अभी भागलपुर जिले में खोला गया है, लेकिन बात की गई है कि बाद में इसको पटना शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉल्फिन की बात आती है, सबसे पहले डॉल्फिन को देखते हैं कि हमारा भारत का जलीय जीव कब बना। भारत का जलीय जीव बना डॉल्फिन जो है, भारत के जलीय जीव बना 5 अक्टूबर 2009 को। भारत का जलीय जीव कब घोषित हुआ? 5 अक्टूबर 2009 को। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि डॉल्फिन को तो 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया गया, लेकिन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया 2008 में। याद रखिएगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। फिर आगे आते हैं, देखते हैं कि पहला डॉल्फिन। हाँ, अभी एक और लेटेस्ट में क्वेश्चन बताते हैं जो करंट का न्यूज है कि यूपी सरकार जो है डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है। यूपी सरकार जलीय जीव घोषित किया है डॉल्फिन को। याद रखिए क्या? यूपी सरकार जलीय जीव घोषित किया है। उसके बाद आगे आते हैं कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जानते ही हैं, बिहार सरकार ऋण देने के लिए शुरू किया अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। उसके बाद कह रहा है कि किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना शुरू किया? तो पटना निगम और भी बहुत सारे अभियान शुरुआत किए हैं। पटना नगर निगम, जैसे चकाचक अभियान की शुरुआत किसने किया है? चकाचक अभियान की शुरुआत किया है पटना नगर निगम ने। चकाचक अभियान की शुरुआत किसने किया है? पटना नगर निगम ने। याद रखिएगा कि चकाचक अभियान की शुरुआत किसने किया है? पटना नगर निगम ने। उसके बाद आते हैं पटना नगर निगम। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। पटना नगर निगम के बाद आगे बढ़ते हैं कि किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना? पटना नगर निगम। उसके बाद आगे आते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बन रहा है कहां? तो याद रखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन हमेशा क्या करेगा, जब ऑप्शन एक्सचेंज करेगा, आप अच्छे एग्जाम को देंगे तो ये पूर्वी चंपारण की जगह क्या कर देगा? पश्चिमी चंपारण। एग्जामिनर क्या है? आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है। आप यहां ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे, भारत की नहीं बात कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहां बन रहा है जी? बिहार के पूर्वी चंपारण में। हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ा रामायण विश्वविद्यालय, ये भी भारत का नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहां बन रहा है जी? विश्व का सबसे बड़ा रामायण विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे बड़ा रामायण विश्वविद्यालय कहां बन रहा है? विश्व का सबसे बड़ा रामायण विश्वविद्यालय कहां बन रहा है? तो आप याद रखिएगा वैशाली। विश्व का सबसे बड़ा रामायण विश्वविद्यालय कहां बन रहा है जी? वैशाली में बन रहा है। ये वैशाली कहाँ है? वैशाली भी बिहार में है। वैशाली के बारे में एक चीज और आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले गणतंत्र होने वाला भी जगह कौन था? वैशाली, जिसको पहले हम लोग लिच्छवी के नाम से जाना करते थे। उसके बाद आगे आते हैं, सीबीडीसी का उपयोग करने के वाला देश का पहला निगम कौन बन गया? ये भी देखिए जी, पटना नगर निगम है। पहले तो देखे कि आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना कौन शुरू की? पटना नगर निगम। चकाचक अभियान कौन शुरू किया? चकाचक अभियान की शुरुआत पटना नगर निगम ही किया था। उसके बाद आते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण में। सबसे बड़ा, दुनिया विश्व का सबसे बड़ा कहां बन रहा है? वैशाली में। बिहार सरकार ने मौसम की जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मौसम बिहार।
किस नाम से जानते हैं? मौसम बिहार। बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी, उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना अभी चल रही थी, हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल योजना, याद रखिएगा, हर घर गंगा जल योजना। उसके बाद दूसरी योजना बिहार सरकार की कौन सी थी? दूसरी योजना जो बिहार सरकार थी, फिश ऑन व्हील्स, टीबी के मरीजों को मछली खिलाने का प्रावधान किया था इसमें, फिश ऑन व्हील्स। दूसरी योजना बिहार सरकार की थी फिश ऑन व्हील्स, याद रखिएगा, फिश ऑन व्हील्स, याद रखिएगा इस चीज को कि फिश ऑन व्हील्स की योजना कौन शुरू किया? बिहार सरकार। बिहार सरकार ने मौसम की जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, क्या नाम था? मौसम बिहार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहां शुरू किया गया? मिशन परिवर्तन की शुरुआत कहां किया गया? बिहार में, याद रखिएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार रखने के लिए कौन किया है मिशन परिवर्तन की शुरुआत? बिहार। थावे महोत्सव कहां मनाया गया? थावे महोत्सव मनाया गया है गोपालगंज में, याद रखिएगा। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में मनाया गया है, कि थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में मनाया गया है। उसके बाद देखते हैं कि पहले ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत भी बिहार में, अगर पूछे कि पहले ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत कहां की गई, तो बिहार में पहले ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत भी गोपालगंज में ही की गई थी, याद रखिएगा। पहले ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत बिहार के गोपालगंज में भी की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए आ गया, फिर बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आप जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे तस्वीर को देख रहे होंगे, आप पहचान ही रहे होंगे कि यहाँ बिहार के बोधगया के बौद्ध मंदिर का ही है। तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा कि हाल ही में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा कहाँ अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? जैसा कि तस्वीर देख रहे हो, तो तस्वीर देखे तो आप पहले भी आंसर का अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ किए हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्मगुरु कौन? दलाई लामा ने कहा किया अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन? बोधगया में। बोधगया से हम पहले, अगले स्लाइड पर और भी क्वेश्चन लगा है, लेकिन हम पहले आपको बताना चाहेंगे कि बोधगया से पहले हम देखिए इस चीज में बताना चाहेंगे कि पुणे की बात करते हैं। शहरी नदी संरक्षण पर एक यहाँ बैठक हुआ था, शहरी नदी संरक्षण पर एक बैठक हुआ था पुणे में, याद रखिएगा कि शहरी नदी संरक्षण पर एक बैठक हुआ था, कहां? पुणे में, याद रखिएगा। शहरी नदी संरक्षण पर बैठक हुआ था पुणे में, याद रखिएगा इसको। उसके बाद पुणे से एक और क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है कि अपशिष्ट हाइड्रोजन सरल संयंत्र, अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहां की गई थी? अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना भी की गई थी पुणे में। उसके बाद आगे आते हैं बोधगया के बारे में देखते हैं। पुणे के बाद शिमला की बात करते हैं। शिमला देखते हैं, मध्य प्रदेश। शिमला कहाँ है जी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि धर्मदम सम्मेलन की बात करते हैं। इधर देखते हैं शिमला की बात करते हैं। शिमला की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की क्वेश्चन देख रहे थे। शिमला क्या है? शिमला है हिमाचल प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश बोले, लेकिन शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से बताना चाह रहे थे कि 2-3 क्वेश्चन क्या था कि लाडली लक्ष्मी योजना, क्या कौन था? लाडली लक्ष्मी योजना, याद रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना। हम बताना चाह रहे थे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए बताते हैं कि सबसे पहले क्या था कि डीएनए से अज्ञात शवों का पता लगाने वाला कौन था? हिमाचल प्रदेश। डीएनए से अज्ञात शवों का पता लगाने वाला कौन था? डीएनए से अज्ञात शवों का पता लगाने वाला, डीएनए से अज्ञात शव का पता कौन लगाएगा? हिमाचल प्रदेश। एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 तक खुद को हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक हरित राज्य बनने का लक्ष्य कौन रखा है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद एक और एक क्वेश्चन इससे बचता है, हिमाचल प्रदेश से हम आपको बताना चाहेंगे मुलेठी की खेती के लिए, मुलेठी की खेती को सरकारी मान्यता दे दिया हिमाचल प्रदेश। किसको? मुलेठी की खेती को सरकारी मान्यता दे दिया। याद रखिएगा कि मुलेठी की खेती को सरकारी मान्यता कौन दिया है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद और हिमाचल प्रदेश से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको और आगे देखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले स्लाइड में बोधगया से। बोधगया हमारे बिहार में, इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बोधगया में क्या किया गया कि महाबोधि संस्कृति केंद्र बोधगया, क्या मतलब महाबोधि संस्कृति केंद्र का स्थापना कहां किया गया? बोधगया में। महाबोधि संस्कृति केंद्र की स्थापना कहां किया गया? बोधगया में। उसके बाद बिहार से देखे, अभी दरोगा का एग्जाम हुआ, दरोगा के एग्जाम में बिहार से देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे आपको, इसलिए हम लोग बिहार के करंट को और बिहार के स्टैटिक को साथ साथ करते चलेंगे। जैसे एसएच की बात करते हैं, स्टेट हाईवे की बात करते हैं, तो स्टेट हाईवे में अगर हम बात करते हैं तो स्टेट हाईवे में सबसे आगे कौन है? गया। सबसे ज्यादा एसएच कहां बना है जी? तो गया में। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा एसएच में सबसे आगे कौन है? गया।
ऐसा एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रबर डैम कहां बना है? रबर डैम, ये जो रबर डैम की बात कर रहे हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा रबर डैम है। याद रखिएगा कि ये जो रबर डैम है, एशिया का सबसे बड़ा रबर डैम है। ये रबर डैम जो है एशिया का सबसे बड़ा रबर डैम बनके कहां तैयार हो गया? एशिया, गया में। उसके बाद हर घर गंगा जल मिशन, अभी हम बताए थे कि हर घर गंगा जल मिशन की शुरुआत, हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कौन किया? बिहार सरकार। याद रखिएगा कि हर घर गंगा जल मिशन की शुरुआत कौन किया? बिहार सरकार। एक और गया से एक और क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस चीज में? प्रतिशत में। जनसंख्या की बात कर रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में कहां है जी? बिहार में, गया में है। उसके बाद आगे देखें कि हर घर गंगा जल योजना के, अब क्वेश्चन एक और पूछता है कि हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? सबसे पहले तो देखिए कि हर घर गंगा जल कितने शहर में कार्बन है? बीपीएससी ने ही क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले कितने शहर में कार्बन है? तो सबसे पहले तो देखें कि बोधगया से, बोधगया, राजगीर, 4 शहरों में। अभी कितने शहरों में वर्तमान रूप से? 4 शहरों में। सबसे पहले कहां? बोधगया। याद रखिएगा बोधगया। दूसरा गया, तीसरा राजगीर, इतने जगह कार्बन है, तीसरा राजगीर, और चौथा कौन बच गया जी? नवादा। चौथा नवादा। अभी 4 जगह में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कितने शहरों में हर घर गंगा जल के तहत मतलब कि जल पहुंच गया? तो बोध गया, दूसरा गया, तीसरा राजगीर और चौथा नवादा। उसके बाद मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने की थी, और ये हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो अभी स्वास्थ्य का प्रभार जिनके पास है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना। उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। ये क्या करेगा? हर एक वार्ड में, बाढ़ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं जानते हैं कि बाढ़ किसको कहते हैं। अगर हम उसको शहरी स्तर पे आए तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, वो अगले बात करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट, हर वार्ड में इसको क्या करेगा? लाइट देगा। बिहार शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत किसने की? बिहार सरकार ने। बिहार शुष्क बागवानी योजना की फीस ऑन व्हील्स योजना, हम पहले क्वेश्चन में, पहले स्लाइड में हम इसकी चर्चा कर चुके थे कि फीस ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत किसने की? ये क्या करेगा कि टीबी को मरीज को मछली भात खिलाएगा। टीबी को मरीज को क्या खिलाएगा? मछली भात। उसके बाद है निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार योजना, बिहार लगा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है, तो कौन शुरुआत किया है? निपुण बिहार योजना की शुरुआत जो था बिहार सरकार ने ही किया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कृषि यंत्र, अगर आप कोई भी कृषि का यंत्र खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी कौन देगा? आपको सब्सिडी बिहार सरकार देगी। उसके बाद आगे आते हैं, अगले स्लाइड पे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। किस भारतीय महिला ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई करने वाली जो महिला थी, कौन थी? शेख हसन खान। देखिए, अगर हम बात करते हैं बिहार के एग्जाम का, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, लेकिन आप इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चन हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगे। तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी में अगर चोटी की बात करते हैं तो चोटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है। सबसे पहले देखते हैं कि बहुत सारी इसमें चोटी है, उसके बारे में हम देखते हैं। शुरू करते हैं इधर से हम, अगर हम बात करते हैं, ये प्रादीपीय भारत है और हमारा क्या है? पूर्वी भारत है। और जानते ही हैं कि प्रादीपीय भारत है, ये पूरी प्रादीप जो दक्षिण में बात, उसको हम लोग प्रादीपीय भारत के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत की बात करते हैं, हिमालय पर्वत का विषय, हिमालय पर्वत में बहुत सारी चोटियां हैं। यहाँ देखते हैं कि कुछ मतलब प्रमुख चोटियां हैं जिसके बारे में हमेशा पूछता है। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, हमारा पूर्वोत्तर स्टेट है, यहाँ पे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी है नामचा बर्मा, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी है नामचा बर्मा। अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही आप बढ़ते हैं आगे तो सिक्किम में याद रखिएगा कि सिक्किम में है कंचनजंगा। डायरेक्ट चोटी का नाम दे देगा और पूछेगा कि कोई चोटी कहाँ स्थित है, यही पूछता है, कंचनजंगा। सिक्किम से जब आप आगे बढ़ते हैं, सिक्किम से तो उत्तराखंड में बहुत सारी चोटियां हैं, याद रखिएगा कि उत्तराखंड में बहुत सारी चोटियां हैं। खास करके उत्तराखंड में जो चोटी हमेशा पूछता है, नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है जी? उत्तराखंड में है। नंदा देवी से उसके बाद बहुत सारी चोटियां हैं, मकालू, मनसालू, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें जो नेपाल में एक चोटी है, याद रखिएगा, नेपाल में एक चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है जी? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में ही है, याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में। उसके बाद आगे उत्तराखंड में कुछ धार्मिक चोटियां हैं जिसके बारे में जानते हैं, जैसे कि धार्मिक चोटी है त्रिशूल, याद रखिएगा, त्रिशूल, केदारनाथ। तीसरा एक और चोटी है इसमें बद्रीनाथ। ये सब उत्तराखंड में क्या है? धार्मिक चोटियां हैं, बहुत सारी चोटियां। उसके बाद चोटी से ही क्वेश्चन बहुत सारा और भी पूछता है, उसको अगले स्लाइड में करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य के किसानों को उपहार में ट्रैक्टर दिया जाएगा? देखिए, अभी सब जो काम जो कर रहा है, कौन कर रहा है? उपहार में ट्रैक्टर कौन देगा? हमारे योगी जी देंगे। कृषक उपहार योजना के तहत उपहार में किसान को ट्रैक्टर देने का काम कौन करेगा? यूपी सरकार करेगा।
यूपी सरकार अभी बहुत सारा काम कर रहा है जी। यूपी सरकार को देखते हैं कि अभी क्या किया है। योगी जी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें वहां के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, इनके बारे में बताते होंगे तो आप लोग तो कहते होंगे कि पहले से जानते हैं सर, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। लेकिन गवर्नर याद रखिएगा, यूपी के गवर्नर हमारा पड़ोसी है राज्य, इसलिए इसको याद रखना है कि यूपी के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा कि आनंदीबेन पटेल। उसके बाद आते हैं यूपी की बात करते हैं। यूपी में देखते हैं कि बहुत सारा गाय की गणना करवाना शुरू किया है। कौन किया है, गाय की गणना करवाना यूपी शुरू किया। याद रखिएगा कि गाय की गणना करवाना कौन शुरू किया है, यूपी। अभी हाल ही का क्वेश्चन है कि गाय की गणना यूपी में तो बहुत सारे, यूपी में देखते हैं, यूपी में एक जगह है, आप याद रखिएगा, वाराणसी। यूपी में एक जगह है कौन, वाराणसी। याद रखिएगा वाराणसी में G20 की 100वीं बैठक हुई थी। G20 की 100वीं बैठक कहां हुई जी, G20 की 100वीं बैठक कहां हुई, वाराणसी में हुई। उसके बाद यूपी में और भी सारे क्वेश्चन है। उसके आप देखते हैं हम बिहार को, बिहार में हम अभी इसके जैसे पिछले क्वेश्चन में बिहार को देखे हैं कि बिहार में बहुत सारा क्वेश्चन था। आते हैं एमपी में, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। याद रखिएगा एमपी में सबसे पहले चलते हैं कहां, भोपाल। भोपाल में एक सम्मेलन अभी बताए थे, धर्मदम महासम्मेलन, हमेशा पूछता है धर्मदम महासम्मेलन। धर्मदम महासम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल में। उसके बाद एक शहर का नाम बताए थे इसमें, इंदौर। इंदौर लगातार लगातार छठे बार स्वच्छता में पहले स्थान पर रहा। लगातार छठे बार स्वच्छता में पहले स्थान पर रहा कौन, इंदौर। उसके बाद आगे आते हैं राजस्थान। राजस्थान से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ये क्या करेगा, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू किया है, महिलाओं को स्मार्टफोन देगा कौन, राजस्थान। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, स्मार्ट मोबाइल या स्मार्टफोन योजना जो कहिए, महिलाओं को क्या देगा, स्मार्टफोन। पुरुष के लिए नहीं, महिलाओं के लिए शुरू किया है कि वहां के कुछ महिलाओं को इसके तहत क्या दिया जाएगा, स्मार्टफोन या स्मार्ट मोबाइल दिया जाएगा। इसी में राजस्थान में एक क्वेश्चन था, अन्नपूर्णा खाद पैकेट योजना। अन्नपूर्णा खाद पैकेट योजना, राजस्थान सरकार की यह स्कीम थी, अन्नपूर्णा खाद पैकेट योजना। याद रखिएगा अन्नपूर्णा खाद पैकेट योजना किसकी स्कीम थी, राजस्थान की थी। उसके बाद राजस्थान में एक और था, अनुप्रीति कोचिंग योजना। याद रखिएगा अनुप्रीति कोचिंग योजना, राजस्थान की थी अनुप्रीति कोचिंग योजना। अनुप्रीति कोचिंग योजना किसका है जी, राजस्थान का। याद रखिएगा कि अनुप्रीति कोचिंग योजना राजस्थान का। बिहार के बारे में आपको बताया ही, यूपी में आप लोग देख ही लिए। यूपी में तो अभी एकदम कहिए कि जो नाम बदलो सीरीज चल रहा है उसकी बात ही नहीं कर सकते हैं। यूपी में बहुत सारा क्वेश्चन। यूपी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। हाल ही में विश्व भारती के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया। देखिए सबसे पहले क्या लगा हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले देखते हैं विश्व भारती। विश्व भारती से तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। सिंपल सी बात है। तो जब विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजा है तो सिंपल सी बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखेगा। तो विश्व भारती के शोधकर्ताओं के द्वारा जो बैक्टीरिया का नाम रखा गया, किसके नाम पर रखा गया जी, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। अब बात करते हैं विश्व भारती की। तो विश्व भारती का स्थापना कब हुआ, विश्व भारती का स्थापना हुआ 1921 में। याद रखिएगा कि विश्व भारती का स्थापना कलकत्ता में किया गया था 1921 में, कलकत्ता में 1921 में किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति। रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति, भारत में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नोबेल पाने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे जी, पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल कब मिला था जानते हैं, नोबेल इनको मिला है 1913 में। नोबेल मिला है 1913 में। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था इनको, गीतांजलि के अनुवाद के लिए इनको नोबेल, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल दिया गया था। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू के बारे में तो हम लोग को बताने की जरूरत है नहीं। द्रौपदी मुर्मू तो जानते हैं कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, अभी हाल ही में बनी है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। उसके बाद ही कहां से बिलोंग करती है जी द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू बिलोंग करती है उड़ीसा से। याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू कहां से बिलोंग करती है, उड़ीसा से। एक और क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन कैमे नंबर के हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति 15वें नंबर के हैं, राष्ट्रपति 15वें नंबर के। लेकिन अगर बात करते हैं हम प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के। प्रधानमंत्री कैमे नंबर के जी, प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो 15वें नंबर के। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो सब लोग जानते होंगे कि जगदीश धनखड़ जी हैं।
जगदीश धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति। अगर जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति, कैवें नंबर के? उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के। कभी कभी सीरीज पूछ देता है, बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं कि क्या है कि सीरीज पूछ देता है। जगदीप धनखड़ 14, उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के, राष्ट्रपति 15वें नंबर के और प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के। अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर के बारे में कौन नहीं जानता है? क्रिकेट के बारे में कौन, क्रिकेट जगत के भी सबसे ज्यादा देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को क्या है ना कि अभी बहुत सारी चीजों को ब्रांड एम्बेसडर बता दिया है। सेवलॉन इंडिया का, सेवलॉन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। नरेंद्र मोदी के बारे में तो बताने का जरूरत है, नरेंद्र मोदी के बारे में अभी बताया कि कैवें नंबर के हैं? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। उसके बाद आते हैं विश्व भारती के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजे गए बैक्टीरिया का नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर। द्रौपदी मुर्मू बता ही दिया आपको कि हमारे कैवें नंबर के हैं? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री 15वें नंबर के। रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन में कब स्थापना किए थे? विश्व भारती के 1921 में। कहाँ? कलकत्ता में। अब भारत में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है जी? रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल इनको कब मिला था? 1913 में। नोबेल कब मिला? 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। द्रौपदी मुर्मू के बारे में देख ही चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या बताया कि बाइकोमेटिन के, बाइकोमेटिन के तो महेंद्र सिंह धोनी है। सेवलॉन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। देखिए आप चाहते मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छे, मतलब क्या कहें इनके बारे में, जो भी कहें शब्द कम है। अगर हम बात करते हैं कि सुशासन दिवस, जिसको हम लोग नेशनल गवर्नेंस डे के नाम से जानते हैं, सुशासन दिवस की बात करते हैं। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, इसी की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस हम अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को कब मनाते हैं? राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में देखते हैं कि इनका कार्यकाल कब से, प्रधानमंत्री थे जानते ही है, ऐसा तो नहीं था कि नहीं, सब लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति तो है नहीं, प्रधानमंत्री है। तो इनका कार्यकाल जो रहा, सबसे पहले कब बने? 96 में, मात्र 13 दिन के लिए। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, सबसे छोटा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री, सबसे छोटा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, सबसे छोटा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, सबसे छोटा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। मात्र 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए कहा जाता है कि सबसे छोटा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 96 में बने, देखिए मई 16 को बने और जून 1 96 तक ही रहे। उसके बाद 98 में बने, 99 तक रहे, 99 बने, 2004 तक रहे। हम लोग के लिए 98 ऐसा एक स्वर्णिम काल था कि उस समय भारत के दोनों सुशोभित पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर और राष्ट्रपति के पद पर, एक ऐसे मतलब दोनों एक ऐसे मतलब के विद्वान थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे अब्दुल कलाम आजाद जी। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के बारे में सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद आते हैं आगे, देखते हैं कि 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, जानते हैं ना आप लोग? एक और थे, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का नाम आप लोग जानते हैं जी? चौधरी चरण सिंह के बारे में जानते हैं, चौधरी चरण सिंह। इनके बर्थडे को हम लोग किसके दिवस के रूप में मनाते हैं जी? किसान दिवस के रूप में। इनके बर्थडे को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के बर्थडे के रूप हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद देखते हैं इनके बारे में, अगर ये भी प्रधानमंत्री बने थे, जानते ही होंगे, लेकिन इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है कि इनका चरण, नाम याद है ना? चरण, चौधरी चरण सिंह। इनका चरण कभी संसद में पढ़ा ही नहीं, ये कभी सांसद में गए ही नहीं, कभी संसद में बैठक करने ही नहीं गए। उसके बाद आते हैं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 24 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा कि 24 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस में। 25 दिसंबर तो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगले स्लाइड पे और भी हम दिवस लगाए हैं, लेकिन एक बार देखते हैं कि 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के बर्थडे को किसान दिवस के रूप में, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में, 25 दिसंबर को किस दिवस में? सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। यहीं पे एक और क्वेश्चन हम आपको याद करवाना चाहेंगे। अभी भारत सरकार शुरू किया है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना। कौन सा? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। वीर बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। अगले स्लाइड में हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लगाए हैं, उसको एक बार आपको याद करवाना चाहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 1 दिसंबर की बात करते हैं, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं जी? विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस
अंतर्राष्ट्रीय गुलामी देखिए सारे हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको सारे दिवस याद ही रहे, लेकिन फिर भी एक बार अगर रिकॉल करने में हम लोग को क्या जाता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है, अब हम ये मान के नहीं ना पढ़ेंगे कि अपने मन से कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, है कि नहीं। तो जो एक बार रिकॉल करने में हमको कोई बहुत ये टाइम लग नहीं रहा है, एक बार बस रिकॉल कर लेंगे कि हाँ 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और 1 ही दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए 3 दिसंबर, 3 देखने ही में लग रहा है कि विकलांग है, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में 3 दिसंबर। उसके बाद 4 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, दोनों कितने दिसंबर को, 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर बोधि दिवस, 8 दिसंबर बोधि दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर, देखिए क्वेश्चन जो पूछता है, आप हमेशा देखिए सेट प्रैक्टिस करते होंगे, एग्जाम देते होंगे, तो आप क्वेश्चन को पैटर्न को समझ जाते होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछता है। जैसे 10 दिसंबर को हम देखते हैं कि मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बार इसको फिर से रिकॉल कीजिए। 1 दिसंबर जो इंपॉर्टेंट है उसको बताएंगे। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, उसके बाद आगे आते हैं 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, ये सब याद रखना जरूरी है। और बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। उसके बाद आगे आते हैं 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय, देखिए 11, अब इसको कैसे याद रखना है, 11 को देखते हैं। 11 क्या है, ग्यारह दिसंबर की बात करते हैं। देखिए कि कुछ कुछ क्या है ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक से याद करवाएंगे। आज तो हमारा पहला क्लास है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का। पहला क्लास है, जो देखते हैं पहला क्लास में जो हो पाता है करते हैं, लेकिन आगे हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे, ये आपसे वादा है। और करंट आपको याद नहीं, पूरे दिमाग में सेट कर देंगे। करंट में जिनको करंट से डर लगता है, बस 15 दिन 20 दिन यहाँ एकदम आप आराम से रहिए, करंट का पूरा तबाही मचा दे। करंट के साथ आप खेलेंगे, बस इतना याद रखिएगा। करंट से आपको फिर डर नहीं लगेगा, याद रखिएगा। करंट अब धीरे धीरे क्या है ना कि एक सेक्शन होते जा रहा है जीके जीएस वाले एग्जाम में। देखिए 11 क्या है, दोनों देख रहे हैं, 11 दोनों पर्वत के जैसा खड़ा है। हम लोग इसको याद किए थे इसी तरीके से कि 11 कैसे खड़ा है, पर्वत की तरह, एक और एक नहीं देख रहे हैं कि खड़ा है जी दोनों। तो 11 दिसंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस या यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग विजय दिवस के रूप में। 18 दिसंबर को मनाते हैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन था, प्रवासी दिवस की बात आ गई, तो अगर हम बात करते हैं भारतीय प्रवासी दिवस की, भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं जी, भारतीय प्रवासी दिवस की बात करते हैं हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। और क्यों मनाते हैं बताने की जरूरत है, नहीं जानते हैं कि महात्मा गांधी उस दिन दक्षिण अफ्रीका से लौट के भारत आए, इसी को उपलक्ष्य में हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस में। 19 दिसंबर को, इसको याद रखिएगा, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्त हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानव एकजुटता दिवस। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या है ना कि ट्रिक लगाना है, बहुत जो क्वेश्चन बार बार पूछता है। स्टैटिक वाले पोर्शन में कोशिश करना है कि हम ट्रिक लगा के ही याद करें, जो कि हम लोग को एक लंबे समय तक याद रहे। कि क्या याद रखना है, सबसे पहले बात करते हैं 18 दिसंबर की बात करते हैं। डी दिसंबर लिखा हुआ है तो इसको सी देख लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं किया, डी गलती से लिखा गया है, याद रखिएगा। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति। 20 दिसंबर देखिए क्या है ना कि मानव जब भी एकजुट होगा, कहेगा कितना आदमी आना है जी, तब 20 आदमी एकजुट होने की बात कर रहा है ना जी, तो याद रखिएगा कि एकजुटता दिवस 20 दिसंबर। ये याद करवाए ना कि पर्वत की तरह 11 खड़ा है, तो पर्वत दिवस कब मनाते हैं, 11। यूनिसेफ दिवस कब, 11 दिसंबर। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 14, विजय दिवस 16 दिसंबर, याद रखिएगा विजय दिवस। 16 आदमी गया कहीं फतह करके चला आया, तो 16 दिसंबर विजय दिवस। हम आपको बहुत सारा स्टैटिक ऐसे याद करवाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको याद हो जाएगा, बहुत सारा ऐसा पोर्शन आपको याद करवाएंगे। उसके बाद 18 दिसंबर की बात करते हैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को, विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर भी क्वेश्चन होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को है, नेक्स्ट भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है।
और लास्ट क्वेश्चन है आज, थोड़ा क्लास कम ही टाइम का है, अगले दिन से और क्वेश्चन और कंटेंट हम बढ़ाएंगे। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इस सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। यहाँ क्या है ना, कभी कभी कैबिनेट से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता है और हम लोग हल्का क्वेश्चन गलती करते हैं, हल्का क्वेश्चन गलती करने के चलते ही हम लोग हमेशा एग्जाम से बाहर होते हैं। भारी क्वेश्चन तो जो सबको नहीं आता वो हमको भी नहीं आता है, भारी क्वेश्चन गलती हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग को हल्का क्वेश्चन नहीं गलती करना है। जैसे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय किनके पास है जी? तो ये नितिन गडकरी जी के पास है। किनके पास है? नितिन गडकरी जी के पास है। याद रखिएगा, नितिन गडकरी का जो संसदीय क्षेत्र है कहां है? नागपुर है। नितिन गडकरी नागपुर से सांसद है, याद रखिएगा। नितिन गडकरी। कृषि मंत्रालय सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा। कृषि मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, याद रखिएगा। कृषि मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। सहकारिता मंत्री हमारे कौन है? लीजिए, सहकारिता मंत्री हम लोग को याद नहीं रहेगा जी, सब कोई सब भले ही सरकार मोदी जी का है, करने वाले तो यही है, सहकारिता विभाग। सहकारिता मंत्रालय किनके पास है? अमित शाह। अमित शाह के बारे में और बताए थे कि एक और मंत्रालय देखते हैं, जानते ही हैं। गृह मंत्री कौन है? अगर बात कर देगा गृह मंत्री, तो गृह मंत्री भी हमारे मोटा भाई हैं, गृह मंत्री भी अमित शाह जी ही हैं, गृह मंत्री अमित शाह। ग्रामीण विकास पंचायती राज किनके पास है? 3 मंत्री बिहार से हैं, बिहार के हैं तो याद रखना एकदम बिल्कुल लाजमी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज की बात करते हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है जी? गिरिराज सिंह के पास, गिरिराज सिंह के पास, गिरिराज सिंह के पास, याद रखिएगा। बिहार से ही है ग्रामीण विकास पंचायती राज। उसके बाद बिहार से एक और हैं, बिहार से 2 लोग और हैं, याद रखिएगा उनको भी। एक पशुपति पारस, पशुपति पारस, पशुपति पारस, पशुपति पारस इनके पास है खाद प्रसंस्करण, पशुपति पारस के पास खाद प्रसंस्करण। उसके बाद खाद प्रसंस्करण पशुपति पारस। एक और है आरके सिंह, आरके सिंह के पास कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा। आरके सिंह के पास कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा। आरके सिंह भी बिहार से ही है, याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा। आज का तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग देखे ही, आज के मतलब आज के वीडियो में जो भी कंटेंट दे पाए, कल से हम और इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। शुरू वाले स्लाइड पे कर दीजिए, कल से और हम इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज तो पहला दिन था, ठीक है, और देखिए आज शुरू किए हैं, अब आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चैनल आज पहला दिन हमारा है क्लास का। ऑफलाइन तो हम लगभग 1 साल 2 साल से 1.5 साल से क्लास ले रहे हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो बहुत गर्दा मचा है, ऑफलाइन में बहुत गर्दा मचा है। अब ऑनलाइन में आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सपोर्ट क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, ठीक है। गुड नाइट।